नमस्कार। कभी सोचा है भारत की राजनीति इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगती है? ये असल में एक बहुत बड़ी पहेली जैसी है और इसके 3 सबसे जरूरी टुकड़े हैं: जेंडर, रिलीजन और कास्ट। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये तीनों कैसे मिलकर हमारे देश की राजनीति की तस्वीर बनाते हैं और कभी-कभी बिगाड़ते भी हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या अपने सोशल आइडेंटिटी मतलब अपना जेंडर, धर्म या जाति, इसे पॉलिटिक्स में लाना, क्या ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है? आमतौर पर तो यही सुनने में आता है कि हाँ, इससे तो समाज बढ़ता है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? देखिए, इसका जवाब ना हाँ है ना। ये असल में एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये उन आवाजों को ताकत देता है जिन्हें सदियों से दबाया गया, पर दूसरी तरफ ये समाज के बीच की दरारों को और भी गहरा कर सकता है। तो चलिए, आज इसी दो-धारी तलवार की दोनों धारों को जरा पास से देखते हैं। तो चलिए इस पहेली का पहला टुकड़ा उठाते हैं, जेंडर यानी लिंग। ये सोचना भी अजीब है ना कि जो बातें घर की चार दीवारी के अंदर होती थीं, वो अचानक सड़कों पर और संसद में इतने बड़े मुद्दे कैसे बन गए। इसकी जड़ में है एक बहुत पुरानी सोच, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम का लैंगिक विभाजन। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि समाज ने ये मान लिया कि घर के काम महिलाओं की जिम्मेदारी हैं और बाहर जाकर पैसे कमाने वाले काम पुरुषों के। और ये बात याद रखने वाली है कि ये कोई नेचुरल डिवीजन नहीं है, ये समाज का बनाया हुआ एक सिस्टम है। पर क्या ये बंटवारा बराबर का है? बिल्कुल नहीं। और जो आंकड़े हैं ना, वो तो सच में चौंकाने वाले हैं। महिलाएं औसतन पुरुषों से हर दिन 1 घंटा ज्यादा काम करती हैं। पर मजे की बात देखिए, उनके इस काम को काम गिना ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसके लिए उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती। और पता है, ये जो इनइक्वालिटी है, ये सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। पॉलिटिक्स में तो ये और भी साफ साफ दिखती है। राज्यों की विधानसभाओं में 5% से भी कम महिलाएं हैं और 2019 की लोकसभा में भी ये आंकड़ा 15% तक नहीं पहुंच पाया। जरा सोचिए, देश की आधी आबादी की सत्ता में इतनी कम भागीदारी। ये तो डेमोक्रेसी पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना। अब इतनी नाइंसाफी होगी तो आवाजें तो उठेंगी ही। और यहीं से शुरुआत हुई फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की, यानी नारीवादी आंदोलनों की। और उनकी मांगें बहुत सीधी सादी और क्लियर थीं। पढ़ाई और नौकरी में बराबरी, वोट देने का हक, और हाँ, परिवार के अंदर भी बराबरी का दर्जा। तो सवाल ये था कि क्या सिस्टम ने इन आवाजों को सुना? हाँ, सुना तो। और इसका जवाब आया रिजर्वेशन यानी आरक्षण के रूप में। ये तय किया गया कि सिर्फ मौके देना काफी नहीं है, सत्ता में हिस्सेदारी पक्की करनी होगी। और इसी सोच के साथ पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गईं। ये एक बहुत बड़ा कदम था ताकि उनकी आवाज सीधे सत्ता तक पहुंच सके। लेकिन देखिए, कानून बना देना एक बात है और समाज की सोच को बदलना वो बिल्कुल दूसरी। आज भी एक बहुत गहरी जड़ है जो इस बराबरी के रास्ते में खड़ी है, और वो है पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता। इसका मतलब है पिता का शासन। पर असल में ये वो सोच है जो पुरुषों को महिलाओं से ऊपर मानती है और उन्हें ज्यादा पावर देती है। और सच कहें तो बराबरी की लड़ाई में आज भी सबसे बड़ा रोड़ा यही सोच है। तो हमने देखा कि जेंडर का मुद्दा कैसे एक दो-धारी तलवार है। अब चलिए पहेली के दूसरे टुकड़े की तरफ चलते हैं, धर्म यानी रिलीजन। और आप देखेंगे कि कहानी यहाँ भी कुछ वैसी ही है। एक तरफ ये नैतिकता का रास्ता दिखाता है, तो दूसरी तरफ समाज को बांटने का एक खतरनाक हथियार भी बन सकता है। एक तरफ है महात्मा गांधी, जिनका मानना था कि धर्म और राजनीति को अलग कर ही नहीं सकते। पर रुकिए, यहाँ उनके धर्म का मतलब पूजा पाठ से नहीं था। उनके लिए धर्म का मतलब था नैतिक मूल्य, जैसे सच्चाई और अहिंसा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जो है सांप्रदायिकता। ये वो सोच है जो कहती है कि एक धर्म को मानने वाले ही एक देश हैं और बाकी सब बाहरी हैं। और ये जो कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता का जहर है ना, ये समाज में बहुत धीरे धीरे फैलता है। इसका पहला स्टेप होता है दूसरे धर्मों के बारे में गलत बातें फैलाना। फिर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है, वो अपनी राजनीतिक सत्ता जमाने की कोशिश करती है। इसके लिए धार्मिक सिंबल्स और इमोशनल अपीलों का इस्तेमाल होता है। और इसका सबसे भयानक नतीजा होता है दंगे, हिंसा और नरसंहार। तो सवाल ये है कि इस आग से देश को बचाता कौन है? हमारे पास एक मजबूत ढाल है,
और वो है हमारा संविधान, हमारा सेक्युलर संविधान। ये साफ कहता है भारत का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा, हर किसी को अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी होगी और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही हमारे देश की बुनियाद है। चलिए अब आते हैं भारत की शायद सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे गहरी पहचान पर, जाति। शायद ही कोई और पहचान होगी जिसका इंडियन पॉलिटिक्स पर इतना गहरा और पेचीदा असर पड़ा हो। तो आखिर ये कास्ट सिस्टम है क्या? इसे ना एक सोशल लैडर, एक सामाजिक सीढ़ी की तरह समझिए, जिसमें कुछ लोग ऊपर के पायदान पर हैं और कुछ नीचे। और पुराने जमाने में किसी का जन्म ही ये तय कर देता था कि समाज में उसकी जगह कहाँ होगी और वो क्या काम करेगा। और ये सिर्फ एक सोशल स्टेटस की बात नहीं है, इसका सीधा सीधा असर आपकी जेब पर, आपकी इकोनॉमी पर पड़ता है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ग्रामीण भारत में जहां अनुसूचित जनजातियों के करीब 46% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, वहीं सवर्ण जातियों में ये आंकड़ा सिर्फ 12% के आसपास था। ये साफ दिखाता है कि जाति की ये जंजीरें आज भी लोगों को गरीबी में जकड़े हुए हैं। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया, और वो ट्विस्ट था डेमोक्रेसी और एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार। सोचिए, इसने उन लोगों के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत दे दी जिनकी आवाज सदियों से दबाई गई थी, वोट की ताकत। पहली बार उन्हें अपनी आवाज उठाने, अपना सम्मान मांगने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी जताने का एक जरिया मिला। तो लीजिए, हम फिर से उसी दो धारी तलवार के सामने आ खड़े हुए हैं। एक तरफ कास्ट पॉलिटिक्स उन ग्रुप्स को पावर देती है, उन्हें अपने अधिकार मांगने का मौका देती है। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। ये अक्सर गरीबी, भ्रष्टाचार, डेवलपमेंट जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटका सकती है और समाज में टेंशन भी बढ़ा सकती है। तो जेंडर, रिलीजन और कास्ट, इन तीनों की पॉलिटिक्स को समझने के बाद हम आखिर में कहाँ पहुँचते हैं? हम पहुँचते हैं एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर, एक ऐसा संतुलन जो बहुत ज़रूरी है। तो अगर पूरी बात को एक लाइन में कहें तो जेंडर, रिलीजन और कास्ट की पॉलिटिक्स, ये तीनों ही वो दोधारी तलवारें हैं। ये हाशिए पर खड़े लोगों के लिए इंसाफ का रास्ता भी हो सकती हैं और समाज को और भी ज़्यादा बांटने की वजह भी बन सकती हैं। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर कोई डेमोक्रेसी अपने इतने सारे अलग अलग सोशल ग्रुप्स को मजबूत भी कैसे करे और साथ ही देश की यूनिटी को भी कैसे बचाए रखे। इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और यही वो मुश्किल संतुलन है जिसे साधने की कोशिश भारत का लोकतंत्र आज भी हर रोज कर रहा है।